सिर्फ मैकेनिकल मेथड ही एक ऐसा मेथड है, मैकेनिकल बैरियर्स जैसे कॉन्डम्स, जिसके थ्रू हम प्रेगनेंसी तो करते ही हैं प्रिवेंट, बट उसके साथ साथ हम STDs सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं उनको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। बाकी जो और मेथड्स हम देख रहे हैं, क्या वो ऐसा करेंगे? हेलो बच्चों, वेलकम टू CBSE बूस्टर। दिस इज़ निदा खान, योर ओन टीचर एंड मेंटोर। आज जो है हम अपने फाइनली चैप्टर का लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ करने जा रहे हैं। इसके बाद हमारा चैप्टर अच्छे से डिटेल्ड वे में कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आप समझते क्या हो? वैसे तो डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो तो आपको उसका बेसिक आइडिया तो होना चाहिए ना। तो ये बताओ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का क्या मतलब है। रिप्रोडक्टिव भले ही हेल्थ के आगे यहाँ वर्ड लगा हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव वाली ही हेल्थ की बात हो। एक तरह से जो एक कंबाइंड ओवरऑल वेलबींग होती है वो सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंडर आता है। मतलब ओवरऑल वेलबींग का क्या मतलब है कि सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेंस में नहीं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली सब तरह से स्टेट ऑफ वेलबींग में होना, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को नहीं कवर करती है ये, हमारे मेंटल लेवल पे भी, फिजिकल पे भी, हमारे इमोशंस पे भी। ठीक है, सब तरह से हम एक वेलबींग की स्टेट में है, इस तो हम क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी ठीक है। सही है, ये होती है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बहुत पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन का सब कुछ देख लिया हमने कि भाई प्लांट्स में कैसे होता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, और आपका ह्यूमंस में कैसे होता है ना, और उसमें उनके पार्ट्स सारा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है। अब लास्ट में क्या बचा, हमने पढ़ लिया कि फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है, अगर हो गया तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी है ना। बट हमेशा ही क्या प्रेगनेंसी, अब हमने बोला ना मैच्योर हो गए आप, सेक्सुअली मैच्योर हो गए, मतलब प्यूबर्टी में आप आ गए। सबसे स्टार्टिंग में जब मैंने बेसिक बताया था तब ये बताया था कि तब माना जाएगा जब आप सेक्सुअली मैच्योर हो गए कि आप रिप्रोड्यूस कर सकते हो। बट अगर 13 साल में, 12 साल में कोई लड़की या कोई लड़का मैच्योर हो गया, सेक्सुअली होते ही है, तो क्या वो केपेबल है कि वो बच्चे को भी बियर कर पाए? उसकी बॉडी अलाउ कर रही है, उसकी मेंटल स्टेट ऐसी है कि वो खुद बच्चा होकर एक बच्चे को बियर कर पाए, है ना, उसको ब्रिंग अप, उसको अपब्रिंगिंग या कुछ कर पाए। तो प्रेगनेंसी हमें पता है ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारी वो स्टेज नहीं है, तो ये सारे कंसाइंस हमें समझने हैं। बट अब इसीलिए बॉडी को अलाउ करना चाहिए, अब बॉडी अलाउ नहीं कर रही है। आफ्टर मैरिज भी या वैसे भी हमेशा स्टेट ऐसी नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी एक बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कुछ डिमांड करती है एक फीमेल बॉडी से। सो ऐसे ही इजीली नहीं, तो आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। अब मान लो प्रिपेयर नहीं हो बट प्रेग्नेंट हो गए तो क्या करें, है ना। तो ये सारी बातें हम आज इस क्लास में समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि देखो, एक बहुत ज़्यादा इंटीमेट एसोसिएशन, एक कनेक्शन होता है जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ऑब्वियसली। ठीक है, पार्टनर्स में तो बहुत ज़्यादा बॉडी कांटेक्ट में आती है, एकदम क्लोज कांटेक्ट में आती है। तो इससे क्या होता है, जब इतनी क्लोज कांटेक्ट में आ रही है तो फ्लूइड्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऑब्वियसली सीमेन इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेनिस टू फीमेल वजाइना। तो डिफरेंट बॉडीज़ का जब ऐसे आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फ्लूइड्स का, एक दूसरी बॉडी से आके दूसरी बॉडी में जा रहा है, तो उसके साथ बहुत सारे डिजीजेस भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, सो ये डिजीजेस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू सेक्स के बाद ट्रांसफ़र हो जाएं, ऐसे डिजीजेस STDs कहलाते हैं, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, कैसे डिजीजेस दैट आर ट्रांसफर्ड ड्यू टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेक्स के थ्रू ही हो, उसके अलावा भी ये हो जाते हैं, वो अभी हम समझेंगे। सो बेसिकली STDs हमारे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के थ्रू होते हैं हमारे, और वायरल। ठीक है, वायरल डिजीजेस इसमें आते हैं। बैक्टीरियल में हमारा आता है गोनोरिया, ठीक है, दूसरा आता है हमारा साइफिलिस। बहुत ज़्यादा ये क्या होते हैं, कैसे होता है, डिटेल आपने नहीं पढ़ना है, आपने बस इतना ही पढ़ना है। ठीक है, कि कैसे डिजीज़ हैं बैक्टीरियल के अंडर हमारे ये आते हैं। वायरल में आपके जेनाइटल वॉर्ट्स आते हैं, ठीक है, और आपका ये HIV एड्स है, ये इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस जो है ये एड्स कॉज करता है। ठीक है, और एड्स की फुल फॉर्म तो सबको पता ही है, ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
सही है। तो ये और कुछ तरह के हेपेटाइटिस भी होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, वो भी आपके किसके अंडर आते हैं, वायरल डिजीज़ के अंडर आ जाते हैं जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं। ठीक है, तो ये तो रही इन डिजीज़ की बात। अब कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि भाई ये डिजीज़ ट्रांसफ़र ना हो, तो कुछ हमारे एक ऐसे मेजर्स हैं। अब ये फ़िलहाल वो मेजर्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो डिजीज़ को ट्रांसफ़र होने से रोक पाए। पहले तो ये समझना है कि ये तो सीमेन के थ्रू ट्रांसफ़र हुए डिजीजेज, पॉजिटिव क्या क्या एजेंट बने इनके ट्रांसफ़र होने के, सेक्सुअली ट्रांसमिट। एक तो सीमेन बना, सीमेन के थ्रू एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जा रहे हैं। उसके अलावा ब्लड के थ्रू, कभी कभार क्या कहते नहीं है, जब इंजेक्शन वगैरह लगवाने जाते हैं तो कहते हैं कि भाई नई सिरिंज निकालो, नई फ्रेश निकाल के दो। क्यों? क्योंकि मान लो किसी यूज़ करे हुए लगा दी और वो बंदा उसको ऑलरेडी क्या था, एड्स वगैरह था कुछ, वो यूज़ हो गई दूसरे के, तो उसके थ्रू वो ट्रांसफ़र हो सकता है वायरस। ठीक है, तो ऐसे भी चले जाते हैं। या कभी ऐसे इंसान का ब्लड गलती से चढ़ा दिया गया जिसके अंदर ये वायरस था, ऐसे पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये भी तरीके हैं इसके अलावा, सेक्सुअल इंटरकोर्स के अलावा भी ट्रांसफ़र होने के। ठीक है, ऐसे सीमेन है, आपका ब्लड है, और आपका क्या हो सकता है, इवन मान लो अगर मदर्स मिल्क जो होता है, मिल्क के थ्रू भी ट्रांसफ़र होता है। मान लो माँ को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, अब बच्चा फीड कर रहा है, तो मिल्क के थ्रू भी ये ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब तरह तरह के जो ये फ्लूइड्स होते हैं इनके थ्रू ये ट्रांसफ़र हो जाता है हमारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, सेक्स के अलावा। ठीक है, ये ऐसे हो जाते हैं। अब इसके बाद मान लो अब प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे थे बट प्रेगनेंसी हो गई, तो कुछ तो ऐसी चीज़ें भी होना चाहिए ना कि जिससे हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकें, है ना, प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकें। टर्मिनेट तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, पहले प्रिवेंट करने की बात होगी, प्रिवेंट कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो कुछ मेथड्स हैं आपके जिनको बोला जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। ठीक है, उस प्रोसेस को टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द प्रेगनेंसी, उसको तो बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, क्या होता है कॉन्ट्रासेप्शन? द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी, जिससे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करा जाए। और वो डिवाइसेस है ना दैट आर यूज्ड टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी दैट आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ठीक है, ये मेथड कॉन्ट्रासेप्शन है जिससे अवॉइड प्रिवेंट करते हैं, और जो डिवाइसेस यूज होते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस कहलाते हैं। ठीक है, अब वो कुछ टाइप के होते हैं वो हम समझते हैं। पहले होते हैं हमारे मैकेनिकल बैरियर्स, है ना। कैसे? मैकेनिकल बैरियर्स। बैरियर का मतलब ही क्या होता है? बैरियर होता है, रास्ते में भी बैरियर्स लग जाते हैं ना, कभी कभार रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कुछ बैरियर लग गया, भी आना जाना आगे जाना मना है, मतलब रुकावट के लिए खेद कहते नहीं है, तो रास्ते से उधर ना जाने दिया जाए। तो इन मेथड्स के अंडर आता है मैकेनिकली, जो मतलब बाहर से करते हैं जिनको यूज़, तो वो आता है आपका पहले तो कॉन्डोम्स। ठीक है, कॉन्डोम्स जो होती हैं इसको पेनिस में, मेल पेनिस में चढ़ाया जाता है, जिससे जो है जब इंटरकोर्स होगा तो जो है वो कैप जैसी होगी, तो सीमेन जो ट्रांसफ़र हो रहा होगा वो इसी कैप में आगे इसकी वॉल पे रुक जाएगा, वो फीमेल वजाइना के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या है आपका एक मैकेनिकल बैरियर है, कॉन्डोम। और इसी तरह का जो है एक और होता है जिसको हम बोलते हैं डायफ्रैगम्स, यहाँ लिख देती हूँ, डायफ्रैगम। ये फीमेल्स के लिए होता है, ये फीमेल, ठीक है, ये मेल यूज़ करते हैं और ये फीमेल्स में यूज़ होता है। ये वैजिना में एक कैप जैसी होती है, वो अंदर इंसर्ट करी जाती है इसी शेप की, ताकि जब इंटरकोर्स हो तो पेनिस से जो रिलीज़ हो सीमेन वो इसमें आकर रुक जाए। ठीक है, तो ये मैकेनिकल मेथड है। बट इसका फ़ायदा क्या है कि ये प्रेगनेंसी को तो प्रिवेंट कर रहा है, और इसके साथ साथ बहुत हद तक क्या है भाई, जो ये हमारे डिजीज़ेज हैं ये भी ट्रांसफ़र होने से बच रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेफ सेक्स। तो ऐसे मतलब करना, स्पेशली वो लोग जो डिफरेंट पार्टनर्स के साथ मतलब ऐसा होता है कि इंटरकोर्स हो रहा है, तो वहाँ बहुत चांसेस होती है इस तरह के डिजीजेस होने की, तो ये जो है उसको भी प्रिवेंट करता है। मतलब प्रेगनेंसी तो प्रिवेंट कर ही रहा है और एसटीडीज़ को भी प्रिवेंट करेगा ये। ठीक है, कौन? मैकेनिकल बैरियर्स जो हैं, ये काफ़ी सेफेस्ट और रिलायबल मेथड है, बट 100% तो देखो कुछ भी नहीं होता है रिलायबल, इसमें भी बाई चांस कभी ऐसा हो जाता है कि ये ब्लास्ट हो गया या कुछ फट गया, कुछ हो गया, तो भी हो जाती है प्रेगनेंसी। ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर तो ऐसा
नहीं होता है। नेक्स्ट फिर है हमारा केमिकल। केमिकल बैरियर में हमारे क्या आते हैं, केमिकल्स में हमारी आती हैं पिल्स। ये पिल्स जो हैं ये ओरल भी ली जाती हैं, है ना, और थ्रू वेजाइना भी ली जाती हैं। मतलब इन पिल्स का क्या काम होता है, ये हॉर्मोन्स जो होते हैं, ठीक है, उन पे वर्क करती है। जब ये उन पे वर्क करती है, ओरली भी लेते हैं या वेजाइना के थ्रू लेते हैं, तो उनके जो अमाउंट होता है उसको चेंज करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, रोक देती है। तो किसी पर्टिकुलर हार्मोन को जो प्रेगनेंसी के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल, उसको चेंज कर देगी, तो उससे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो मेनली क्या होगा जब इसको लिया जाएगा कि ओवम जो है, ठीक है, ओवा जो है वो रिलीज नहीं होगा। क्या होगा मेनली, इसकी वजह से ओवा जो है डज नॉट रिलीज। मेनली तो यही होगा कि ओवा रिलीज ना हो, ठीक है। ओवा रिलीज नहीं होगा तो काहे का फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। या फिर मान लो स्पर्म आ गया, स्पर्म आ गया तो स्पर्म को मार देगा, ये स्पर्म को किल कर देगा। जब स्पर्म ही मर गया तो भी क्या फर्टिलाइजेशन होगा। या बाई चांस 1% हो गया, ठीक है, उस टाइम काम नहीं करा, तो जो फर्टिलाइज होकर लास्ट में इम्प्लांट होता है एम्ब्रियो, ये उसको इम्प्लांट नहीं होने देगा, ठीक है। क्या क्या करेगा, या तो ओवा रिलीज नहीं होने देगा, अगर वो होने दिया तो स्पर्म को किल कर देगा, अगर वो भी हो गया बाई चांस फर्टिलाइजेशन हुआ तो फिर उसको ये बाद में इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, तब भी जो है प्रेगनेंसी नहीं हो सकती है ना, जब इम्प्लांट नहीं होगा। तो ये इसका काम है। उसके बाद आते हैं हमारे IUCDs। IUCDs की क्या फुल फॉर्म है, IUCDs की फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। IUCDs की क्या फुल फॉर्म है, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। ये क्या करते हैं, इंट्रा का मतलब ही ये है यूट्राइन, मतलब यूट्रस के अंदर ऐसे डिवाइसेस इंसर्ट कर देना जो प्रेगनेंसी को ना होने दे, ठीक है। पहली बात तो इसकी क्या फुल फॉर्म है, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है। तो क्या जो मतलब यूट्रस में इंसर्ट करे जाते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ना हो। सो इसमें सबसे पहले आता है हमारा कॉपर टी। सबसे पहले क्या मेनली यही है, ठीक है, कॉपर टी। ये क्या है, ये टी शेप का होता है, ठीक है। इसको जब यूट्रस में इंसर्ट करा जाता है, मान लो हमने पढ़ा है कि यूट्रस हमारा पियर शेप होता है, ऐसे करके जो ये आपका यूट्रस का ये आया है इस तरीके से, तो इसमें ये टी शेप का ऐसे इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये टी शेप का है, अब मान लो जब यहाँ इसके थ्रू स्पर्म आया, ठीक है, या फिर यहाँ से ये जो ट्यूब आ रहे हैं, अब आप देखो ये इसने रास्ता बंद कर दिया, अब ये इसको यहाँ से जाने ही नहीं देगा, इधर से भी इधर से भी, ठीक है। तो जब ये स्पर्म को अंदर ही नहीं जाने देगा, ओवा को आने नहीं देगा, तो फिर भाई कैसे प्रेगनेंसी होगी। तो ये टी शेप का होता है, छोटा सा होता है बहुत, इसको फीमेल यूट्रस में इंसर्ट करा जाता है इसीलिए, ठीक है। ये काफ़ी टाइम की फिर इससे छुट्टी हो जाती है। वैसे ये बहुत सेफ़ है, लेकिन कभी कभार 1% से भी कम ये कभी कभार टूट भी जाता है, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लीडिंग वगैरह, ठीक है। तो ये होती है कॉपर टी। करता क्या है ये ना, यहाँ पर इसके कॉपर का वो होता है, तो ये कॉपर के आयंस रिलीज करता रहता है। वो कॉपर के आयंस जो होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, ये भी एक तरह से जो स्पर्म आता है उसको मार भी देते हैं, ठीक है। ओवा जो है उसको रिलीज होकर यहाँ आने नहीं देते हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते हैं, यही सब ये भी करता है, जो इसमें से कॉपर आयंस रिलीज होते हैं वो, ठीक है। तो ये आपका क्या था, IUCD इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये उसके अंडर आता है। फिर लास्ट बचता है आपका, भाई किसी चीज़ ने काम नहीं किया, सर्जरी। ये ज़रा मेजर प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी परमानेंट तरह की ही हो जाता है। फिर ये छुटकारा टाइप कि क्या होता है, मेल्स में मैंने जब मेल रिप्रोडक्टिव बताया था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट, तो मैंने बताया था वास्ट डिफरेंस होता है, वो जो पाइप सा जाता है ऊपर, ठीक है, जिसके थ्रू सीमेन होता हुआ आता है पेनिस तक, जिससे रिलीज होता है। तो वही वैस डिफरेंस जो होता है मेल्स में,
उसको क्या कर देते हैं, उसको काट देते हैं दोनों तरफ से वैस डिफरेंस को, और काट के उसके दोनों एंड्स को ज्वाइन कर देते हैं। तो क्या होता है ना, गांठ जैसी लग जाती है। अब खुद सोचो कि कोई पाइप हो, मान लो पानी का पाइप होता है घर में, उसको आप ऐसे करके मोड़ के लगा दो, फिर क्या उसमें से पानी इधर से उधर रिलीज होगा, बीच में से रास्ता बंद हो गया, रुक गया। वही इसमें हो जाएगा, फिर सीमेंट जो रिलीज होगा वो वहां पर आकर रुक जाएगा, वो आगे आ ही नहीं पाएगा। और इस सर्जरी का नाम होता है, जो मेल्स में करी जाती है वैस डिफरेंस को चेंज करके, तो इसे कहते हैं वेसेक्टॉमी। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेसेक्टॉमी। वैस डिफरेंस वर्ड है इसलिए वैस को पकड़ लिया है, वेसेक्टॉमी। ठीक है, यही फीमेल्स में मैंने बताया था ओविडक्ट के बारे में हमने पढ़ा है, जिसे फेलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स में क्या करते हैं, वो भी ऐसे पाइप जैसे होते हैं, उनको भी क्या करते हैं, दोनों एंड्स उनके कट करके और आपस में ज्वाइन कर देते हैं। उसका काम क्या था, फर्टिलाइजेशन करवाना था। ठीक है, रास्ता बंद है, वो आ नहीं पाएगा, ओवल उड़क कर नीचे, या स्पर्म पहुंच नहीं पाएगा वहां तक, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स को ब्लॉक किया जाए, तो यहाँ ट्यूब वर्ड पकड़ा है, जैसे यहाँ वैस पकड़ा था, तो ये है आपका ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, जिसमें कट करके इसका रास्ता बंद कर दिया जाता है। तो मेल्स में वैस डिफरेंस को और वेसेक्टॉमी, फीमेल में फेलोपियन ट्यूब को और ट्यूबेक्टॉमी। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस हैं हमारे, ये सर्जरी के थ्रू, फिर ये काफ़ी लंबा हो जाता है। समझ में आ गए, यही सारे हमारे मेजर्स हैं। इतना हमने समझ लिया। अब और एक टॉपिक बचता है कि भाई फिर भी ये सब करने के बावजूद, मान लो कभी ऐसा हुआ, हो गई प्रेगनेंसी, कभी कभार इमोशंस में बह के ऐसा हो जाता है ना, जज्बातों में बह गए, ध्यान नहीं दे पाए, कोई प्रिवेंशन नहीं ले पाए और हो गई, क्या करें तब। ठीक है, तब ये होता है कि लीगली MTP इसको बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है कि आप 12 वीक्स के अंदर, मतलब अगर इतने की हुई नहीं है प्रेगनेंसी, इससे कम की है, तो आप जो हो क्या कर सकते हो, आप उसको टर्मिनेट कर सकते हो। उसमें आपका कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा आपके अगेंस्ट, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, 12 वीक्स के अंडर होना चाहिए मगर प्रेगनेंसी, तब तो आप उसे टर्मिनेट कर सकते हो कि भाई आपका बच्चा छोटा है, आप नहीं कर सकते दूसरे बच्चे के साथ उसको बियर, या कोई आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ नहीं कर रही है कुछ भी, तब आप ऐसा कर सकते हो, बट 12 वीक्स के अंदर। इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। ठीक है, ये भी हो गया। अब आपने क्या समझना है, अब इसमें ये सब हो गया कंप्लीट। अब इस क्या होता है कि कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं ना, अब आजकल साइंस ने इतना ज़्यादा तरक्की कर ली तो सब कुछ पता चल जाता है, तो ऐसे कुछ लोग जो होते हैं कि वो इन सब साइंटिफिक मेथड के थ्रू सेक्स को डिटरमाइन करवा लेते हैं कि भाई सेक्स जो है वो क्या है, मेल है या फीमेल है। इतना भी अब भी एडवांस होने के बाद भी बहुत सी सोसाइटी में हमारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर लोगों की थिंकिंग बहुत ज़्यादा डाउन है, जहाँ पे मेल फीमेल में फ़र्क करा जाता है ना, गर्ल चाइल्ड को अच्छा नहीं समझा जाता है। तो क्या होता है कि वो उनको पेट में ही, मदर के वूम में ही मार देते हैं। तो ऐसे एक्ट को, जिसमें बेबी गर्ल को अगर पता चल गया है आपको कि वो बेबी गर्ल है और आपने उसको किल कर दिया मदर के वूम में ही, तो ऐसा जो आपका एक्ट है इसको बोलते हैं फीमेल फिटिसाइड। क्या बोलते हैं, फीमेल फिटिसाइड। फीटस से वर्ड लिया है यहाँ फेटी, ठीक है, फीमेल फिटिसाइड। तो मदर के वोम में ही बच्चे को मार दिया, पता चल गया कि भाई पहले से कि बेटा है या बेटी है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया है कि सेक्स डिटर्मिनेशन बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। जो भी डॉक्टर ऐसा करेगा, जहाँ ऐसा होगा, उसके खिलाफ एक लीगल एक्शन लिया जाएगा। इसलिए देखा होगा जहाँ भी जाओ हॉस्पिटल में, आपने कभी पढ़ा होगा, अगर आप इस टाइप के हॉस्पिटल में जाओ तो वहाँ लिखा होता है अल्ट्रासाउंड जब कराने जाओ कि भाई हम सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं करते हैं। ठीक है, हम नहीं बताते हैं क्या है क्या नहीं। बट कुछ ऐसी कंडीशन होती है ना बच्चे की कि भाई ऐसा लग रहा है डॉक्टर को कि बच्चा को लग रहा है कुछ प्रॉब्लमेटिक है, कोई लग रहा है उसको बीमारी अंदर या कुछ, तो कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो करे जाते हैं वो जेनेटिक डिसऑर्डर्स पता करने के लिए, बट इत्तेफाक से उसमें सेक्स भी डिटरमाइन हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए वो है मतलब
कि आप अलाउ कर दिया गया है हेल्थ सुपरवाइज़र, मगर वो क्या देता है कि मैंने इस सेंस में ये नहीं करा है, सिर्फ मैंने डिजीज़ को पता करने के लिए करा है ना। बहुत से सिंड्रोम्स होते हैं बच्चों में जो पता चल जाता है अंदर से, उसके लिए होता है टेस्ट। अब देखो बच्चा जो है मदर के वूम में रहता है ना, पूरा 9 मंथ्स जो जेस्टेशन पीरियड कहलाता है उसमें रहता है। तो मैंने बताया कि वो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा उससे जुड़ी हुई होती है, उससे उसको नरिशमेंट मिलता है। बट ऐसा तो नहीं कि वो सूखी सूखी जगह में रहता है, वो जिस चीज़ में रहता है वहाँ पे फ्लूइड जैसा होता है। बच्चा जब बाहर आता है, बाहर आने के प्रोसेस बच्चे का क्या कहलाता है ना, पार्चुरेशन कहलाता है। तो वो फ्लूइड भी लाता है अपने साथ, वो फ्लूइड आपका क्या कहलाता है, वो फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड कहलाता है। क्या कहलाता है, एमनियोटिक फ्लूइड। इसीलिए ऐसा टेस्ट क्या करा जाता है कि जो आपके ये मदर का निडल डाल के मतलब पेट में ऐसा पंचर टाइप मतलब वो डाल के और एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है। जब उसे निकालते हैं उससे पता चल जाता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। क्या पता करने के लिए कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, इसी एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, क्योंकि इसमें बच्चे के थोड़े थोड़े सेल्स आ जाते हैं, वो उसी में रहता है, रिलीज होते रहते हैं, तो उनसे पता चलता है, उसी के थ्रू ही सेक्स भी पता चल जाता है। और ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है क्या, क्योंकि इसमें एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है इसलिए उसी से रिलेटेड इसका नाम है, इसको बोलते हैं एमनियोसेंटेसिस। क्या बोलते हैं, एमनियोसेंटेसिस। एमनियोटिक फ्लूइड से लिया गया वर्ड, ठीक है। और सेंटेसिस का मतलब ही होता है प्रोलिफरेशन टाइप ना करना, पंचर टाइप करना किसी चीज़ को बॉडी कैविटी में, स्पेशली कोई फ्लूइड निकालने के लिए। सेंटेसिस का मीनिंग ये होता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये इसी में होता है, और भी बहुत तरह का होता है ये सेंटेसिस, और यहाँ एमनियोटिक फ्लूइड निकाला जा रहा है इसलिए इसको एमनियोसेंटेसिस कहा गया है, ठीक है। तो मेनली ये डिसऑर्डर्स के लिए होता है, बट इसमें सेक्स भी डिटरमाइन हो जाता है। तो फाइनली हमने क्या करना है, हमें जागरूक बनना है, हमें समझना है हमारी एज हमें कब अलाउ कर रही है टू बी प्रेग्नेंट, चाइल्ड बियरिंग एज हमारी क्या है, कैसा सेक्स हमारे लिए सेफ है, किस एज में क्या, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसीलिए बेसिक नॉलेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसा करके क्या क्या डिजीजेज या किस परेशानी का हम सामना कर सकते हैं आगे तक के लिए ये बेनिफिशियल है। और फीमेल और मेल रेशो को मेंटेन रखना चाहिए, है ना। फीमेल फीटिसाइड पे हमें बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए, इसको हर तरह से हमने इसको प्रोहिबिट करवाना चाहिए। ये सब हमने समझा। और इसके अलावा क्या, बस यही सब है। और पॉपुलेशन का कि भाई ये मेजर्स कॉन्ट्रासेप्शन जो है ये लेना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है इंडिया में, है ना। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई तो भाई पॉपुलेशन का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारा ऐसे पुअर होता जाता है अगर पॉपुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाती है। इतनी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट सबकी पूरी नहीं हो पाती हैं। यही सब था इस चैप्टर में, अच्छी तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। फाइनली जिसने जो पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो सारी पिछली वीडियोस देख ले, देखकर पूरे चैप्टर को कवर कर ले, ठीक है। ये आपके लिए सब कुछ मोर देन इनफ है। बहुत डिटेल में सब कुछ समझाया है इस चैप्टर में, कोशिश करी है, मेहनत लगती है हर चीज़ बनाने में। बस अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दो, ओके। बाकी आगे से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट्स इट। अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अपने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में। टिल देन बाय।